साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की कक्षा में हम मोहन राकेश की हिंदी नाटकों पर चर्चा करेंगे। मोहन राकेश हिंदी नाट्य साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। वास्तव में जयशंकर प्रसाद जी के बाद मोहन राकेश ही एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया। वास्तव में वह आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। उनके नाटकों में कथानक प्रायः ऐतिहासिक होते हुए भी वास्तव में उन्होंने आधुनिक मानव की संवेदना, आधुनिक मानव के अंतर्द्वंद, आधुनिक मानव का संशय, उसके संघर्ष को चित्रित किया है। तो आज हम उनके नाटकों पर, उनकी एकांकियों पर, उनके पार्श्व नाटकों पर, उनके बीज नाटक पर तेजी से प्रत्येक नाटक, प्रत्येक एकांकी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्य हैं, उनको सम्मिलित करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। मोहन राकेश के नाटकों से एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, वह है उनके नाटकों का क्रम। यूजीसी नेट की परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जैसे उनका चारों नाटक जो है वो उनका क्रम कौन सा है लिखने का, तो उसको आप क्रम से पहले जान लीजिए। उनका पहला नाटक कौन सा है? उनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, है ना। यह क्रम जान लीजिए, उसके बाद फिर विस्तार से उस पर चर्चा होती हुई आगे चले, हम लोग आगे बढ़े। आषाढ़ का एक दिन, यह प्रश्न परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूं। आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, इसको आप एरो से ऐसे आगे देख लीजिए। दूसरा नाटक उनका है लहरों के राजहंस। दूसरा नाटक इनका कौन सा है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष साथियों है 1963 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नाटक इनका क्या है? आधे अधूरे। तीसरा नाटक इनका है आधे अधूरे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, ठीक है। चौथा नाटक इनका है पैरों तले जमीन। तीन का चारों का क्रम आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्रम बता दिए, आपसे बता रहे हैं कि अनेक बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं साल पेपर देख रहा था, उसमें यह है। तो इसका क्रम जान लीजिए। आषाढ़ का एक दिन 1958, फिर लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैरों तले जमीन। आप जानते हैं कि ये इनका अधूरा नाटक है, पैरों तले जमीन, और इसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। लेकिन इसका क्रम जानना आपको जरूरी है। अब आइए हम एक एक नाटक की चर्चा शुरू करते हैं। पहला इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। जैसा कि आपने देख लिया, आषाढ़ का एक दिन जो है, इसका प्रकाशन वर्ष आपने देख लिया 1958 है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। इसको 1959 में, तथ्य जान लीजिए, तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसमें वास्तव में इसका कथानक जो है वो कालिदास के मेघदूतम की शुरुआत से इसका शीर्षक लिया गया है, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। तो इसमें कालिदास वगैरह पात्र ही ऐतिहासिक, थोड़ा सा कथानक होने के बावजूद क्या है, कथानक ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें विषय क्या है जो वास्तव में आधुनिक मानव की समस्या है, आधुनिक मानव का अंतर्द्वंद है, ठीक है। आधुनिक मानव का अंतर्द्वंद है, आधुनिक मानव का संशय है, संघर्ष है, उसका चित्रण आषाढ़ के एक दिन में किया गया है। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में जान लीजिए। कई बार इनके पात्र भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पुरुष पात्र हैं कालिदास, दूसरे पात्र हैं इसके विलोम, मातुल, ये सब इसके
पुरुष पात्र हैं, स्त्री पात्र इसकी हैं अंबिका, मल्लिका, ये सब इसके स्त्री पात्र हैं। तो ये आपकी परीक्षा की जो इसकी मोटी मोटी बात है आषाढ़ का एक दिन, वास्तव में क्या है ये, इसमें आधुनिक मानव के अंतर्द्वंद एवं संशय का चित्रण है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 में इसको प्राप्त हुआ है। कालिदास, विलोम, मातुल, स्त्री पात्र, अंबिका, मल्लिका आदि इसके स्त्री पात्र। ठीक है, अब आइए हम इनके दूसरे नाटक लहरों के राजहंस की ओर बढ़ते हैं। हम तेजी से साथियों आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो नहीं होने पाए। लहरों के राजहंस इनका दूसरा नाटक है। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष आपने देख लिया 1963 ईस्वी। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1963 ईस्वी है। इसका जो परीक्षा में जो प्रश्न लहरों के राजहंस से पूछा जाता है, वो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसका यह है कि यश अश्वघोष के जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है, अश्वघोष संस्कृत के कवि हैं सुघोष, इनके सौंदरानंद, इनका नाटक है सौंदरानंद पर आधारित है। इसकी कथा वस्तु क्या है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। अश्वघोष के नाटक सौंदरानंद पर ही आधारित है। इस नाटक में भी साथियों आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का द्वंद्व है। नाटक में आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का द्वंद्व दिखाया गया है और अंत में आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया गया है। तो इस नाटक में आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का द्वंद्व चित्रित है। ठीक है, इसमें जो पात्र हैं, पात्र का नाम आप जान लीजिए। प्रायः पात्रों का नाम पूछ लिया जाता है, यह पात्र मोहन राकेश किस नाटक का है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके पात्र आप जान लीजिए। इनका एक पात्र नाटक का है नंद, श्यामांग, आनंद, सुंदरी, अलका, ये सब लहरों के राजहंस के पात्र हैं। ये पात्र किसी न किसी विचारधारा के प्रतिनिधि या प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए हैं, जिसमें से आप देखिए सुंदरी जो है, ये क्या है, ये सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है। सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है। ठीक है, बुद्ध जो है वो निवृत्ति पक्ष के प्रतीक है, निवृत्ति का प्रतीक है। और इसमें आपका नंद जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी दोनों के मध्य चल रहे अंतर्द्वंद्व का प्रतीक है। ठीक है, ये नंद जो है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के मध्य जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, उसका प्रतीक क्या है, ये नंद है। ठीक है साथियों, तो परीक्षा की जो महत्वपूर्ण बात है इसमें आपने देख लिया। अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है लहरों के राजहंस, 1963 में प्रकाशित हुआ था। इनका दूसरा नाटक है। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का द्वंद्व इसमें चित्रित किया गया है। नंद, श्यामांग, आनंद, सुंदरी, अलका आदि इसके मुख्य पात्र हैं। सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है, बुद्ध निवृत्ति के प्रतीक है, निवृत्ति पक्ष के प्रतीक है। नंद दोनों के मध्य प्रवृत्ति और निवृत्ति पक्ष के मध्य चल रहे अंतर्द्वंद्व के प्रतीक हैं। अब इनके तीसरे नाटक, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे की बात करते हैं। ठीक है, आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष आपने देख लिया क्या है, 1969 है। ये इनका सर्वाधिक चर्चित नाटक है, सबसे ज्यादा चर्चित नाटक, सर्वाधिक चर्चित नाटक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये इनका एक तरह से प्रतिनिधि नाटक है। इसमें विषय क्या है, इसमें साथियों विषय है स्त्री पुरुष संबंध के साथ, स्त्री पुरुष संबंध
के खोखलेपन आप कह सकते हैं, स्त्री पुरुष संबंध के खोखलेपन और पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंधों के खोखलेपन एवं पारिवारिक विघटन की समस्या जो है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, और ध्यान देखिए आधे अधूरे क्या है, इनका सर्वाधिक चर्चित नाटक है, इनका प्रतिनिधि नाटक है। स्त्री पुरुष संबंध के खोखलेपन और पारिवारिक विघटन की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। इसके पात्रों का नाम भी जान लीजिए। इसमें कौन से पात्र हैं? इसमें पात्र हैं महेंद्र नाथ, इसमें पात्र हैं सिंघानिया, इसमें पात्र हैं अशोक, इसमें पात्र हैं सावित्री, इसमें पात्र हैं बिन्नी, इसमें पात्र हैं किन्नी, जुनेजा। ये सब क्या है? ये आधे अधूरे के पात्र हैं। अब इनका चौथा नाटक, उस पर कुछ आपको हम बहुत विशेष नहीं बता पाएंगे, उसका रीजन है ये इनका चौथा नाटक जो पैरों तले जमीन है, ये अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इसका एक तथ्य आप जान लीजिए जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके लिए है, वो यह है कि इसको कमलेश्वर जी ने बाद में पूरा किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले जमीन को किस लेखक ने पूरा किया? इसको किसने पूरा किया? इसको कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इतना ही पैरों तले जमीन के बारे में आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है कि इसको किसने पूरा किया था, ये आप जान लीजिए। या प्रश्न यह भी हो सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा था जिसको वो पूरा नहीं कर सकते, अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके थे? तो यह भी प्रश्न हो सकता है। पैरों तले जमीन के बारे में आप जान लीजिए। इनके 4 महत्वपूर्ण नाटक, इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इनके पात्रों के नाम आप जान लीजिए, इनमें वर्णित जो समस्या है, विषय है, उसको आपने जान लिया। अब आइए हम इनकी एकांकियों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इनका एक एकांकी संग्रह है, बहुत चर्चित है, अंडे के छिलके। उनमें इनकी कई एकांकी संकलित है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण एकांकी है, आइए उसके विषय उन एकांकियों का क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि मोहन राकेश जी आधुनिकता बोध के नाटककार थे। उन्होंने मध्यवर्गीय समाज में व्याप्त विद्रूपताओं, मध्यवर्गीय समाज में व्याप्त टूटन, मध्यवर्गीय समाज में, मध्यवर्गीय परिवारों में व्याप्त पारिवारिक कला, छोटे छोटे विषय जो एक संशय की स्थिति, एक तनाव की स्थिति, एक संघर्ष की स्थिति है, उसको उन्होंने बड़े करीब से महसूस किया है और अपने नाटकों का विषय बनाया है। तो मोहन राकेश जी जो है, उन्होंने हिंदी नाटक को वास्तव में जो रोमांटिक भावबोध था उससे मुक्त किया है। रोमांटिक भावबोध से मुक्त करके उन्होंने हिंदी नाटकों को यथार्थ के धरातल पर, जो वास्तविकता के धरातल पर, उस पर लाने की कोशिश की है। अब आइए हम मोहन राकेश के एकांकी के बारे में बात करते हैं। अभी तक आप उनके नाटकों को देख रहे थे, नाटक उनके जो है आपने देख लिया। इनका पहला बहुत महत्वपूर्ण चर्चित एकांकी है अंडे के छिलके। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, अनेक बार अंडे के छिलके आप परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें वास्तव में अंडे के छिलके में साथियों संयुक्त परिवार की जो विभिन्न मनस्थितियां हैं, संयुक्त परिवार की स्थिति का चित्रण, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य आपस में किस तरह से विचारधारा में भिन्न होते हैं, किस तरह से संयुक्त परिवार में के सदस्यों में आंतरिक संघर्ष होता है। प्रायः क्या होता है, संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए अपनी बात को, अपने विचार को, अपने द्वंद्व को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो संयुक्त परिवार की स्थिति का बहुत ही इसमें सजीव चित्रण हुआ है। जैसा शीर्षक इसका है अंडे के छिलके। अब इसमें साथियों 6 पात्र जो हैं मुख्य रूप से हैं अम्मा, एकांकी के एक पात्र हैं। दूसरे पात्र हैं राधा, माधव, वीणा, गोपाल, श्याम। ये जो 6 पात्र हैं आपस में एक दूसरे से, शीर्षक अंडे के छिलके। कुछ पात्र ऐसे हैं जो अंडा खाते हैं,
लेकिन वह छुपाते हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं कि हम अंडा नहीं खाते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से यह जो है सभी परिवारों में अंडा खाना सहज बात नहीं। वह एक दूसरे से छुपाते हैं, यद्यपि उसके बावजूद वह एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें संयुक्त परिवार की स्थिति का बहुत मतलब एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप इस नाटक को, एकांकी को पढ़ेंगे तो पाएंगे। यह इसकी मुख्य बात है अंडे के छिलके की। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण एकांकी है वो है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। एक लड़की है वो मुन्नी, उसकी माँ है बिस्नी और बेटा है मानक। तो ये 3 पात्र जो है, ये मुन्नी, बिस्नी, मानक, एकांकी की विषय वस्तु इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द बुनी गई है। निम्न मध्य वर्ग के पारिवारिक जीवन का चित्रण, जो निम्न मध्य वर्ग समाज का है। जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि मोहन राकेश जी ने मध्यवर्गीय समाज का अपने साहित्य में, अपने नाटकों में विशेष रूप से ध्यान रखा है, उसी के केंद्र में रख के साहित्य रचना की है। तो निम्न मध्य वर्ग की पारिवारिक जो स्थितियां हैं, जैसे अब इसमें देखिए आप, मुन्नी एक लड़की है, मानक जो है ये एक सिपाही है, यह बर्मा में सेना में पोस्टेड है, बर्मा देश में पोस्टेड है। मुन्नी विवाह योग्य हो गई है, बिस्नी उसकी माँ है। गांव समाज के लोग, परिवार के लोग पूछते हैं कि आखिर मुन्नी का विवाह कब होगा। बिस्नी इस बात के लिए बार बार जवाब देती है कि जब मानक छुट्टी लौटेगा, यानी उसका भाई सिपाही जो है वो लौटेगा, तब उसका विवाह होगा। इसी अंतर्द्वंद के मध्य में, इसी तनाव के मध्य में पता चलता है कि बर्मा में युद्ध छिड़ गया है। उस युद्धगत परिस्थिति में किस तरह से मुन्नी और बिस्नी का जीवन तनावग्रस्त रहता है, किस तरह से एक भय से अंतर्द्वंदग्रस्त रहता है, उस परिस्थिति का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण जो है इस सिपाही की माँ एकांकी में किया गया है। ठीक है। अब तीसरी इनकी एकांकी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है वह है प्यालियां टूटती हैं। प्यालियां टूटती हैं। ठीक है। इसमें साथियों प्रतीकों के माध्यम से पारिवारिक टूटन, पारिवारिक विघटन जिसको आप कह सकते हैं, पारिवारिक टूटन का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। प्यालियां टूटती हैं, प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने पारिवारिक विघटन को इसमें चित्रित करने का प्रयास किया है। इसमें मीरा, कई पात्र हैं, जैसे मीरा, माधुरी, मिस्टर मेहता, मिसेज मेहता, जीजा जी। वास्तव में आधुनिक मध्यवर्गीय समाज जो है वो दिखावे में कितना परेशान है, यथार्थ से कितना दूर है, यह आपको इसमें बहुत करीब से देखने को मिलेगा। मीरा और माधुरी घर में होती है, अचानक संभ्रांत मिसेज मेहता और मिस्टर मेहता का एक आगमन होता है। इसमें एक पात्र जो जीजा जी हैं वो थोड़ा सा पिछड़े किस्म के हैं, आधुनिक नहीं है। तो पिछले दरवाजे से जीजा जी को मीरा और माधुरी क्या करती हैं, घर से बाहर निकाल देती हैं। यह क्या है? यह वास्तव में सिर्फ दिखावटीपन का व्यवहार है। आधुनिकता का एक अंधा जो नशा है वह है, उसको इस एकांकी में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से दिखाया गया है। इनका चौथा जो एकांकी नाटक है वह है बहुत बड़ा सवाल। इसका विषय जरा हटके है। बहुत बड़ा सवाल वास्तव में वर्तमान समय में देश के कार्यालयों की जो स्थिति है, कार्यालयों की, देश के कार्यालयों की जो स्थिति है
कार्यालयों में किस कदर भ्रष्टाचार है, कार्यालयों में किस तरह से नौकरशाही हावी है, कार्यालयों की स्थिति का चित्रण, बहुत बड़ा सवाल इस एकांकी में किया गया है। इसमें कुछ पात्र हैं, पात्रों को आप नाम जान लीजिए। राम भरोसे, श्याम भरोसे, संतोष और मिस्टर कपूर, मनोरमा, गुरप्रीत, ये सब जो हैं ये पात्र बहुत बड़ा सवाल एकांकी के हैं। तो 4 महत्वपूर्ण एकांकी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मोहन राकेश, उसको आपने देख लिया। अब इनके हम ध्वनि नाट्य की बात करेंगे, ठीक है। इनका एक ध्वनि नाट्य संग्रह जो है वो है रात बीतने तक। रात बीतने तक ध्वनिनाट्य संग्रह में इनके 8 ध्वनि नाटक संकलित हैं। उन पर भी हम ऐसे ही बहुत तेजी से चर्चा करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। मोहन राकेश, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा नाम है, इनसे प्रश्न प्रायः गहराई से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं कहीं से छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इनमें से कुछ छूट गया और प्रश्न वो परीक्षा में पूछ लिया गया तो मुझे भी अपराध बोध होगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनके नाटकों से, इनके एकांकी से, इनके जो ध्वनि नाटक है उनसे कुछ भी मैं सोच रहा हूँ कि छूटने न पाए, ठीक है। तो इनका जो है ध्वनि नाट्य संग्रह है, एकांकी आपने देख लिया। अब आप उनका ध्वनि नाट्य देख लीजिए। इनका ध्वनि नाट्य है रात बीतने तक। क्या है इसका शीर्षक? है रात बीतने तक। ये वास्तव में प्रकाशित हुआ था इनके मरने के बाद, मरणोपरांत इनके इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 8 जो है ध्वनि नाटक संकलित हैं। तो 8 को चलिए तेजी से चर्चा करते हैं। पहला ये है, पहले का शीर्षक है रात बीतने तक। पहले ध्वनि नाटक का शीर्षक है रात बीतने तक। इसमें अध्यात्मवाद और भोगवाद का चित्रण किया गया है। इस ध्वनि नाट्य में अध्यात्मवाद और भोगवाद के संघर्ष का चित्रण है। दूसरा इनका ध्वनि नाट्य है साथियों सुबह से पहले। इनका दूसरा ध्वनि नाट्य है सुबह से पहले। इसमें 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन का चित्रण है। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन का चित्रण किसमें है? सुबह से पहले में। तीसरा इनका ध्वनि नाट्य है साथियों कुंवारी धरती। तीसरा ध्वनि नाट्य क्या है? कुंवारी धरती है। इसमें भी मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन का वर्णन है। किसमें? कुंवारी धरती में मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन का वर्णन किया गया है। उसकी रोटी चौथा इनका ध्वनि नाट्य है। उसकी रोटी में मध्यकालीन नारी की शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, मध्यकालीन नारी की शक्ति का वर्णन उसकी रोटी में किया गया है। इनका 5वां जो ध्वनि नाट्य है वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन इनके जो मूल नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मूल नाटक का रेडियो रूपांतरण आप इसको कह सकते हैं, ये है आषाढ़ का एक दिन। छठा इनका ध्वनि नाट्य है साथियों आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक आप जानते हैं, आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश जी का। उस यात्रा वृत्तांत को जो है इन्होंने नाट्य रूपक का या ध्वनि नाट्य का रूप दिया है। ध्वनि नाट्य के रूप में रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? आखिरी चट्टान तक। ये जो इनका यात्रा वृत्तांत है
इसका ध्वनिनाट्य में रूपांतरण है, ये आखिरी चट्टान तक शीर्षक से भी है। इनका 7वां ध्वनिनाट्य है साथियों स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम में राजा या राष्ट्र के नायक के दायित्व की बात की है। इनकी राजा या राष्ट्र के नायक का प्रजा या जनता के प्रति क्या दायित्व है, इस स्वप्नवासो दत्तक ध्वनिनाट्य में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इनका 8वां ध्वनिनाट्य है दूध और दांत। कौन सा? दूध और दांत। बहुत ध्यान से देखिए, अभी बहुत रोचक शीर्षक है, दूध और दांत। इसमें अकाल के दिनों की दयनीय अवस्था का वर्णन है। अकाल के दिनों की दयनीय अवस्था का चित्रण है। तो ये आपने इनके 8 ध्वनिनाट्य देख लिए। रात बीतने तक, सुबह से पहले, कुंवारी धरती और उसकी रोटी, उसके बाद में आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान तक, स्वप्नवासो दत्तम, दूध और दांत। ये इनके क्या आपने देखे ध्वनिनाट्य देखे। ये किस संकलन में है? ये रात बीतने तक ध्वनिनाट्य संग्रह है, उसमें ये 8 संकलित है। अब साथियों हम बात करेंगे इनके पार्श्व नाटक की। हमारा प्रयास है इनकी नाट्य विधा से संबंधित जो कुछ है वो आज उस पर चर्चा हो जाए। इनका पार्श्व नाटक है साथियों छतरियां शीर्षक से। बहुत ध्यान से देखिए, प्रायः आजकल परीक्षाओं में विधाएं पूछी जा रही हैं। पार्श्व नाटक है, ध्वनि नाटक है, रिव्यू रूपक है, नाटक है, एकांकी है, क्या है यह जानना भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। छतरियां इनका पार्श्व नाटक है। वास्तव में नाट्य रचना के क्षेत्र में क्या है? नया प्रयोग है। मोहन राकेश जी ने नाट्य रचना के क्षेत्र में एक एकदम नया प्रयोग किया गया है। इसमें वर्तमान मनुष्य की क्या वास्तव मुख्य समस्या है? वर्तमान मनुष्य न चाहते हुए भी अनेक समस्याओं में घिरा है, अनेक समस्याओं में घिरा है। अब जैसे एक बात इसमें देखिए आ रही है कि न चाहते हुए भी, न चाहते हुए समस्याओं में कैसे घिरा है? महत्वाकांक्षा के कारण, और इसकी वजह से जो उसके पास उपलब्ध है वह उपलब्ध सुख का आनंद नहीं ले पाता है। ठीक है, तो यह छतरियां पार्श्व नाटक में ये वास्तव में इसका एक मुख्य केंद्रीय विषय है। अब आइए बात करते हैं बीज नाटक की। इनके बीज नाटक कौन से हैं? बीज नाटक साथियों वास्तव में ऐसे लघु नाटक को बीज नाटक कहते हैं जो संक्षेप में पूरे नाटक को समेटने की क्षमता रखता है। पूरा विस्तार जो होता है उसको संक्षेप में समेट लेता है। ऐसे लघु नाटक को कहते हैं बीज नाटक। अब इनके बीज नाटक कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। इनका 2 प्रसिद्ध बीज नाटक है। पहला है शायद। पहला प्रसिद्ध बीज नाटक इनका है शायद। इसमें शायद में दिखाया गया है कि आज का मानव जो है, जो आज का मनुष्य है, वो आधुनिकता में बुरी तरह से फंसा है। किसमें फंसा है? आधुनिकता में बुरी तरह से फंसा है। आधुनिकता में फंसा हुआ है और उस फंसे होने के कारण जो है वो एक एलिएशन, एक खालीपन, एक रिक्तता अपने जीवन में महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा इनका बीज नाटक है, बहुत रोचक शीर्षक है, वो है इसको फिर ध्यान से देख लीजिए। दूसरे बीज नाटक का इनके शीर्षक है ठीक है।
तो इसमें भी साथियों मानवीय संबंधों के टूटने से मनुष्य क्या हो रहा है, मनोरोगी हो रहा है। आधुनिक मानव की यह समस्या है कि वो क्या है कि वो मानवीय गुणों को छोड़ रहा है, वो मनोरोगी हो रहा है, वह नींद की गोलियां और इलाज पर निर्भर हो रहा है। इस नाटक में बताया गया है कि ये जो मनोरोगी हो रहे हैं, आप मानवीय गुणों को छोड़कर, आप पारिवारिक संबंधों को छोड़कर, आप अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति में जो मनोरोगी हो रहे हैं, उसका इलाज नींद की गोलियां नहीं है, उसका इलाज डॉक्टर के पास जाकर औषधि खाना नहीं है, अपितु मानवीय गुणों को आत्मसात करना, मानवीय मूल्यों को स्वीकार करना, यह ही इसका इलाज है। तो इस बीज नाटक मूह में भी मानवीय संबंधों पर ही ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है। तो साथियों, आज की कक्षा में तेजी से हमने मोहन राकेश की हिंदी नाटक, एकांकी, ध्वनि नाटक, पार्श्व नाटक, बीज नाटक, उनकी नाटक विधा से, नाट्य विधा से संबंधित जो भी रचनाएं थी उस पर चर्चा कर ली। आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। अगले जो क्लास है, अगली वीडियो में आपको समकालीन हिंदी नाटककारों पर एक और अच्छी कक्षा मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।